हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर हम इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आए हैं, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसके जितने भी मेन कॉजेज है उसको आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि भाई डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ क्यों शिफ्ट होता है या स्लोप करता है, उसके बारे में पूछा गया। तो इसका मेन रीजन क्या है, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड जनरली ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हिच शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब क्या है, बेसिकली क्या है, इसका मेन कारण है लॉ ऑफ डिमांड कि भाई नेगेटिव रिलेशन है प्राइस एंड उसके क्वांटिटी के बीच में, मतलब डिमांड के बीच में। अगर प्राइस हाई होगी तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को यहाँ पे हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। बट इसके कुछ और भी रीजंस है। कौन कौन से ऐसे मेन कॉजेस है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड के साथ ये काम कर डिमांड कर्व को, डीडी कर्व को वो डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए सबसे पहले हम आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोगों ने ये पॉइंट पहले ही पढ़ा था, तो मैं ऊपर आपको आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या बताता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स को बढ़ाते रहते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी यूटिलिटी पावर क्या होती है, वो माइनस में जाती रहती है, मतलब वो धीरे धीरे कम होती रहती है। अगर आप एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो एक यूनिट से आपको सबसे मतलब फर्स्ट यूनिट से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे आप सेकंड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे वो यूटिलिटी पावर क्या होगी, कम होती रहेगी, थर्ड वाले पे और वो कम होती रहेगी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बता रही है कि जैसे जैसे आप यूनिट वाइज एक एक कमोडिटी को इस्तेमाल करेंगे यूटिलिटी पावर क्या हो जाएगी, माइनस माइनस, मतलब वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। अगर आप फर्स्ट यूनिट पे 10 की यूटिल्स मिलती थी तो सेकंड यूनिट पे आपको शायद 8 मिले, थर्ड पे 6 एंड सो ऑन, वो धीरे धीरे क्या होगी, गिरती जाएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे यूटिलिटी पावर कम मिल रही है तो क्या मैं उसके लिए उतना ही पे करूंगा। अगर मैं पहले किसी भी प्रोडक्ट के पहले यूनिट पे मुझे 10 की यूटिलिटी मिलती है तो मैं उसके लिए 100 रुपए देने को तैयार हूं, ठीक है। लेकिन क्या सेकंड यूनिट पे भी अगर मुझे 10 की यूटिलिटी नहीं मिलती, मुझे तो उससे कम मिल रही है, तो क्या मैं 100 दूंगा, मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे यूटिलिटी पावर कम होती रहेगी आप उस चीज को तभी खरीदोगे जब उसकी प्राइस कम होगी। इट मींस अगर मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट यूनिट पे 10 यूटिल्स मिलते हैं और मैं 100 रुपए पे करने को तैयार हूं, और सेकंड यूनिट पे 8 यूटिल्स मिलती है तो मैं 80 रुपीज जब होंगे, मतलब उसकी प्राइस जब कम हो जाएगी, मैं तभी उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे यूटिलिटी कम होती रहेगी उसकी प्राइस भी अगर कम होगी तो मैं उसको खरीदूंगा, उसकी डिमांड करूंगा, अदरवाइज मैं डिमांड नहीं करूंगा। अब हमने डिमिनिशिंग जो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी थी वो भी कुछ इस प्रकार की डायग्राम बनती थी। ये था आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो एमयू कर्व का हमने ये जो पार्ट होता है जो डिमिनिश कर रहा है, मतलब जो डिक्लाइन हो रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये वाले हिस्से को हम कहते हैं डिमांड कर्व। बिकॉज ये जो स्लोपिंग पार्ट है डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का, यही आपका डिमांड कर्व बन जाता है। बिकॉज जैसे जैसे इसकी यूटिलिटी पावर कम होती है, इसकी प्राइस भी अगर उसी हिसाब से कम होगी तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इट मींस क्या हो गया कि आपका डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप करेगा। कब? जब प्राइस P1 से P2 पे शिफ्ट होगी तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली Q1 से Q2 पे आगे बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी और इसको ऑपोजिट, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, इस चीज को समझने से पहले हमें दो पॉइंट्स को समझना है। एक है मनी इनकम, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, रियल इनकम। मतलब इनके बीच में हम एक तरह का युद्ध वर्सेस पैदा करने वाले हैं। अब देखिए मनी इनकम क्या होता है, जब आपकी इनकम रियल में 10,000 थी और वो 2,000 रुपए से बढ़ के 12,000 बन गई, तो ये होता है आपका मनी इनकम कि भाई आपकी एक्चुअली इनकम बढ़ गई। बट रियल इनकम क्या होता है, जब आपकी इनकम पहले भी 10,000 थी और अभी भी 10,000 है, ठीक है, लेकिन
कोई प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर ये बढ़ गई। कहने का मतलब परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। आप खुद सोचिए कि एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का आता था, ठीक है, एक प्रोडक्ट 100 रुपए का आता था जो कि आप 2 यूनिट्स खरीदते थे, मतलब आप कितने पे करते थे 200। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की कीमत अब 50 रुपए हो गई है तो आप 200 रुपए में कितना खरीदोगे, 200 रुपए में आप खरीदोगे 4 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके रियल इनकम के बढ़ने का कारण क्या है, मतलब परचेजिंग पावर के बढ़ने का कारण क्या है कि उसकी प्राइस कम हो गई है। तो उसी चीज को बताया गया कि अगर प्राइस कम हो जाएगी तो आपके यूनिट्स मतलब डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और आपका यहाँ पे रियल इनकम ही काम करता है, मनी इनकम काम नहीं करता, क्योंकि मनी इनकम से आपको कोई रिलेशन नहीं है। आपका परचेजिंग पावर मेन डिपेंड करता है कि एक्चुअली में डिमांड जो चेंज हो रही है वो रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर के कारण हो रही है या नहीं। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा थॉरोली क्लियरली पढ़ेंगे। देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि भाई प्राइस क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन पे प्राइस P1 से P2 पे आ रहा है, मतलब फॉल इन प्राइस हो रहा है। तो प्राइस अगर कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो 100 रुपए का था वो अब कितने का हो चुका है 50 रुपीज का, जो हमने एग्जांपल लिया था। तो ऑटोमेटिकली आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, वो बढ़ गई। तो परचेजिंग पावर जैसे ही बढ़ गई ऑटोमेटिकली आपके पास परचेज मतलब चीजों को खरीदने की डिमांड करने की ज्यादा ताकत आ गई। तो आप क्या करोगे, रियल इनकम के बढ़ जाने पे आपका इनकम इफेक्ट काम करेगा और आपकी डिमांड कम प्राइस पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप इनकम इफेक्ट को गलत ले लेते हैं और इसको आप इनकम के साथ रिलेट करते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इनकम और डिमांड किस तरह से रिलेट करते हैं। उसका डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, उसका डायग्राम अलग बनता है। तो हमें इस डायग्राम के बिहाफ में ये ध्यान रखना है कि सिर्फ परचेजिंग पावर मतलब परचेजिंग पावर ही आपका बढ़ेगा, रियल इनकम बढ़ेगा, मनी इनकम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा था, वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स उनको कहा जाता है जो गुड्स एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी। ठीक है, अगर मैं टी और कॉफी की बात करता हूं तो ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्योंकि टी के बदले कॉफी या कॉफी के बदले टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं टी और कॉफी के प्राइस में एक चेंज ला रहा हूं, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो जाती है मतलब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली बेशक टी के प्राइस में कोई चेंज ना हो, इसका प्राइस अनचेंज्ड होगा। ठीक है, अगर ये अनचेंज्ड प्राइस है तो उसके बाद भी टी की डिमांड जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए जो लोग कॉफी पी रहे थे पहले, अगर वो कॉफी अब छोड़ दे, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती रहती है, लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर इसकी प्राइस कम हो जाएगी मतलब प्राइस बढ़ जाएगी कॉफी की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टी की प्राइस रिलेटिवली लेस होगी, रिलेटिवली लेस। तो रिलेटिवली अगर वो टी की प्राइस कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, कॉफी पीने वाले जितने भी कंज्यूमरों ने कॉफी को छोड़ दिया उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से, वो लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है कि जैसे ही कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है टी पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कॉफी पीने वाले टी पे शिफ्ट हो जाएंगे और टी की डिमांड बढ़ जाएगी, बेशक उसकी प्राइस में कोई चेंज ना हो। तो ये रिलेटिव लेस हो जाए, मतलब रिलेटिवली ये लेस हो जाएगा किसके, प्राइस के अकॉर्डिंग ऑफ कॉफी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखिए कंज्यूमर्स के लिए भी दो इफेक्ट काम करेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। प्राइस क्या हो रही है, प्राइस वो फॉल कर जा रही है, मतलब प्राइस जो है वो कम हो रही है। अगर प्राइस कम हो रही है तो इस पे दो तरह के कंज्यूमर काम करेंगे। पहला, जो ओल्ड कंज्यूमर थे, जो मतलब चीजों को पहले भी खरीद रहे थे, वो और ज्यादा डिमांड करें क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर वो बढ़ जाएगी। तो क्योंकि मैं पहले 100 रुपए का सामान खरीदता था, अब वो 50 का हो चुका है तो मैं 100 रुपए के 2 खरीद सकता हूं।
तो परचेजिंग पावर क्या होगी, राइज हो गई। और इसमें दूसरा कंज्यूमर कौन सा नया आ जाएगा, न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर कौन सा है, वो व्यक्ति है जो पहले खरीद नहीं सकता था क्योंकि प्राइस ज्यादा थी। कहने का मतलब उसकी परचेजिंग पावर 80 रुपीज की थी और प्राइस जो थी मार्केट में वो 100 की थी। तो अगर मेरी इनकम 80 रुपीज है तो मैं इस प्राइस पे तो इसको खरीद नहीं सकता। तो अगर मैं 80 रुपए मेरे जेब में है, मैं 100 रुपए का सामान कैसे खरीदूंगा, तो मैं तब नहीं खरीद पाता था। लेकिन अब क्योंकि प्राइस फॉल हो चुका है और वो 50 रुपए बन चुका है, सॉरी वो 50 रुपीज का बन चुका है, तो मैं उसको खरीदने की ताकत रखता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में आप जो पुराने कंज्यूमर्स थे वो तो और ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनकी प्राइस बढ़ चुकी है, और जो न्यू कंज्यूमर्स आएंगे उनके पास पहले पावर नहीं थी खरीदने की, लेकिन प्राइस से कम होने पे वो उनके प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ गए, जिसकी वजह से वो अब उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे, डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। अब देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन प्रोडक्ट्स को आप अलग अलग बहुत जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे शुगर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, या मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज, बटर, फिर आपके बटर मिल्क, इन सब चीजों को बनाने के काम में ला सकते हैं। तो जितने भी ज्यादा वेराइटीज होंगे यूजेस के, मतलब एक प्रोडक्ट को आप जितने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर और भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब मिल्क की बात कर लेते हैं। दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हजारों चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने घर में ही 3-4 तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं मिल्क की प्राइस 50 रुपीज पे मैं उसको खरीद रहा था, लेकिन उसकी प्राइस अब 60 हो चुकी है, मतलब प्राइस बढ़ चुकी है, तो मैं मिल्क को खरीदना कम कर दूंगा और सिर्फ उन्हीं चीजों पे इस्तेमाल करूंगा जो मेरे लिए एसेंशियल होंगे, मतलब चाय पीना हो जाए या कॉफी। लेकिन मैं चीज, बटर, पनीर, इन सब के ऊपर मिल्क को, दूध को इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे अलग अलग यूजेस होंगे वैसे वैसे उसके प्राइस का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने आज ये पांचों पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली। अगर आपको इससे रिलेटेड या प्रीवियसली किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। और इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ जुड़ सके और हमारे कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। इस वीडियो का आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इससे कोई भी आपको अगर ऐसा भी है कोई पॉइंट है जो आपको अभी भी डाउट है लेकिन हमने उसके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाई, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फैमिली को बढ़ाइए। तो आज के लिए अलविदा, गुड बाय, फिर जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।